नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने है 28 जनवरी 2026 के द इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉक प्रश्न। और आज हम सिर्फ सही जवाब नहीं ढूंढेंगे। बिल्कुल नहीं, हमारा मकसद ये समझना है कि करंट अफेयर्स से स्टैटिक सब्जेक्ट्स के सवाल कैसे बनते हैं। एक तरह से खबरों के पीछे की कहानी को समझना। एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन सवालों के अंदर क्या छिपा है। हमारा पहला सवाल राज व्यवस्था यानी पॉलिटी से जुड़ा है। संदर्भ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में एसेट अटैक पीड़ितों की मदद के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरणों को आगे आने के लिए कहा गया है। बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है ये। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है हमारा पहला सवाल। भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जी। पहला, संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश देता है। दूसरा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, उसका गठन एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। और तीसरा, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत एक महिला अपनी आय की परवाह किए बिना निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र है। ये क्लासिक यूपीएससी सवाल है। यहाँ एक संवैधानिक सिद्धांत और उसको लागू करने वाली संस्था के बीच के रिश्ते को परखा जा रहा है। तो पहले कथन से शुरू करते हैं, अनुच्छेद 39A। ये तो बिल्कुल सही है। इसे 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये हमारे संविधान की आत्मा का हिस्सा है। अच्छा, वही 42nd संशोधन जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं? तो ये प्रावधान हमेशा से संविधान में नहीं था? जी नहीं, इसे बाद में जोड़ा गया, ये दिखाने के लिए कि न्याय सिर्फ उनके लिए नहीं है जो वकील का खर्चा उठा सकते हैं, ये सबका हक है। बिल्कुल। ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। लेकिन असली खेल वो दूसरे कथन में है जहां अक्सर परीक्षार्थी फंस जाते हैं। नालसा का गठन। हाँ, नालसा का गठन संवैधानिक संशोधन से नहीं बल्कि संसद के एक सामान्य कानून कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से हुआ है। अच्छा, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? जी, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। और ये कोई छोटी मोटी तकनीकी बात नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर रोकते हैं। हाँ। ये अंतर इतना जरूरी क्यों हो जाता है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटरी का जो फर्क है वो असल में क्या मायने रखता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब किसी संस्था को संवैधानिक दर्जा मिलता है, जैसे चुनाव आयोग, तो उसे संविधान जितनी ही सुरक्षा मिलती है। उसे हटाना या बदलना बहुत मुश्किल होता है। लगभग नामुमकिन। वो सरकार के रोजमर्रा के दखल से बाहर होती है। वहीं सांवैधिक संस्था को संसद एक कानून बनाकर बनाती है। इसका फायदा ये है कि संसद जरूरत पड़ने पर उसी कानून में बदलाव करके संस्था को और बेहतर बना सकती है। मतलब उससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बिल्कुल, समझ गए। तो ये एक सोचा समझा डिजाइन है। सिद्धांत इतना जरूरी है कि उसे संविधान में जगह दी, लेकिन उसे लागू करने वाली संस्था नालसा को जानबूझकर लचीला बनाया गया। बिल्कुल। और अब तीसरे कथन पर आते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। ते एक महिला अपनी आय की परवाह किए बिना मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार है। हाँ, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 साफ कहती है कि हर महिला और हर बच्चा उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो इस सहायता का हकदार है। मतलब उनके लिए कोई इनकम लिमिट नहीं है। जी। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। ये मानता है कि महिलाएं सामाजिक रूप से कैसी स्थिति में हो सकती हैं जहां उन्हें न्याय के लिए किसी आर्थिक शर्त में नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल। तो इस एक सवाल से हमने सिर्फ नालसा के बारे में नहीं बल्कि संविधान के दर्शन और शासन के डिजाइन को भी समझ लिया। तो ये तो हुई कानून की बात। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में हुई बारिश की खबर ने हमारा ध्यान खींचा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की तरफ। हाँ। सवाल है, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है। ठीक है। दूसरा, ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाए जाते हैं। और तीसरा, ये रबी फसलों के लिए फायदेमंद है लेकिन ज्यादा बारिश से नुकसान भी हो सकता है। इस सवाल का दिल वो दूसरे कथन में छुपा है। वहां एक छोटा सा शब्द पूरे खेल को बदल देता है। अच्छा। लेकिन पहले कथन को देखते हैं। वो एकदम सही है। ये तूफान दरअसल भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर बनते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन में। जी। और अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय का मतलब है कि ये ट्रॉपिक्स के बाहर बनते हैं।
और वहां से ये नमी उठाकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंचते हैं। ये अपने आप में कमाल की बात है। लेकिन इन्हें भारत लाता कौन है? यहीं पर दूसरा कथन आता है। और यहीं पर प्रश्न बनाने वाले ने एक जाल बिछाया है। ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि इन्हें भारत की ओर लाने वाली हवाएं पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती हैं, ना कि पूर्वी। ओह, वेस्टर्ली नॉट ईस्टर्ली। जी, जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेजी से बहने वाली हवा की नदियां हैं। सर्दियों में ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर खिसक आती है और हिमालय के ऊपर से बहती है। यही इन विक्षोभों को अपने साथ बहाकर उत्तर भारत तक ले आती है। मतलब सिर्फ एक शब्द पूर्वी की जगह पश्चिमी और पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया। ये दिखाता है कि भूगोल में दिशाओं और हवाओं के नामों पर कितना ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसका असर सीधे जमीन पर दिखता है, जैसा कि तीसरा कथन बताता है, और वो सही है कि ये रबी की फसल के लिए फायदेमंद है। हाँ, खासकर गेहूं के लिए ये सर्दियों की बारिश अमृत की तरह है। इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। लेकिन यह हमेशा अमृत नहीं होती, कभी कभी जहर भी बन जाती है ना? हाँ, ये एक दुधारी तलवार है। अगर बारिश बहुत तेज हो या उसके साथ ओले गिरें तो ये खड़ी फसल को जमीन पर बिछा सकती है, पूरी मेहनत बर्बाद। पहाड़ों में ये भूस्खलन का कारण भी बनती है। तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के लिए एक जरूरत भी है और एक खतरा भी। तो जिस बारिश को हम दिल्ली में जाम का कारण समझ रहे थे, वो हजारों किसानों की जिंदगी और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है। ये कनेक्शन वाकई सोचने लायक है। चलिए अब जमीन से जुड़ी बात को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास यूपी के सिकंदराबाद की एक खबर है जो बताता है कि कैसे ये इलाका गाजर की खेती का एक बड़ा केंद्र बन गया है। अच्छा। सवाल इसी से जुड़ा है। भारत में गाजर जैसी जड़ वाली फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उत्तर भारत में गाजर मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। हाँ। दूसरा, गाजर की जड़ों के विकास के लिए गहरी, ढीली, दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है। और तीसरा, भारी चिकनी मिट्टी से बचा जाता है क्योंकि यह जड़ों के विस्तार को रोकती है। ये सवाल एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे अखबार के लेख में ही जवाब छिपा होता है। कैसे? खबर में ही जिक्र था कि सिकंदराबाद रबी सीजन का केंद्र है। इसी से पहला कथन सीधे सीधे गलत हो जाता है। उत्तर भारत में गाजर रबी की फसल है। उसे अक्टूबर नवंबर की हल्की ठंड में बोया जाता है। खरीफ यानी मानसून की भारी बारिश और गर्मी, वो तो इसकी जड़ को सड़ा देगी। ये तो कॉमन सेंस की बात भी लगती है, लेकिन अक्सर परीक्षा के दबाव में हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। खैर, अब मिट्टी की बात करते हैं। दूसरा और तीसरा कथन दोनों मिट्टी के बारे में है। और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों सही हैं। गाजर एक जड़ वाली फसल है, मतलब उसकी कीमत उस हिस्से की है जो जमीन के नीचे उगता है। जी, जड़ को सीधा, लंबा और चिकना होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि मिट्टी भुरभुरी और ढीली हो ताकि जड़ को नीचे जाने में कोई रुकावट ना आए। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसे लोमी सॉइल कहते हैं, वो इसके लिए सबसे अच्छी होती है। और इसी लॉजिक से भारी या चिकनी मिट्टी इसके लिए सबसे खराब होगी। बिल्कुल। चिकनी मिट्टी के कण बहुत पास पास होते हैं, वो बहुत सघन होती है, तो जड़ ठीक से बढ़ नहीं पाती होगी। हाँ, उसे रुकावट मिलती है। इस वजह से वो सीधी बढ़ने के बजाय टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या उसमें से कई शाखाएं निकल आती हैं। इसे फॉर्किंग कहते हैं। और ऐसी गाजर की बाजार में कोई कीमत नहीं मिलती होगी। बिल्कुल नहीं। इसलिए किसान ऐसी जमीन पर गाजर उगाने से बचते हैं। ये दिखाता है कि एक किसान के लिए सिर्फ बीज और पानी ही नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी की समझ होना कितना जरूरी है। सही बात है। ठीक है, तो हमने कानून, मौसम और खेती की बात कर ली। अब जरा आसमान की तरफ चलते हैं। विंग्स इंडिया 2026 सप्लीमेंट में UDA यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना की काफी तारीफ की गई है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। इसी पर हमारा अगला सवाल है, उड़ान योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है या है? पहला, यह एक बाजार चालित योजना है जहां सरकार बिना किसी वित्तीय सहायता के एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों पर उड़ान भरने का आदेश देती है। ठीक है। दूसरा, चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों को 3 साल की अवधि के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF प्रदान किया जाता है। और तीसरा, रीजनल कनेक्टिविटी फंड यानी RCF प्रमुख मार्गों पर कुछ घरेलू उड़ानों पर लगाए गए लेवी द्वारा बनाया जाता है। इस सवाल में योजना के काम करने के तरीके को पूछा गया है। पहला कथन योजना की आत्मा को ही गलत समझता है।
इसलिए वो गलत है। मतलब ये मार्केट ड्रिवन नहीं है। नहीं, उड़ान योजना इसलिए लाई गई क्योंकि बाजार छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वो रूट्स फायदेमंद नहीं थे। तो सरकार उन्हें आदेश नहीं देती? नहीं, सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करती है। और यही वित्तीय सहायता VGF है, जिसका जिक्र दूसरे कथन में है। हाँ, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। VGF का मतलब है कि अगर किसी एयरलाइन को एक छोटे शहर के लिए उड़ान भरने में घाटा हो रहा है तो सरकार उस घाटे के एक हिस्से की भरपाई करेगी। एक तरह की सब्सिडी। जी, एक तरह की सब्सिडी है। और ये मदद शुरुआत में 3 साल के लिए दी जाती है, इस उम्मीद में कि 3 साल में उस रूट पर यात्री बढ़ जाएंगे और वो फायदेमंद हो जाएगा। पर इसमें ये खतरा नहीं है कि एयरलाइंस हमेशा के लिए सब्सिडी पे निर्भर हो जाएं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सरकार इस पर नजर रखती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस VGF के लिए पैसा आता कहाँ से है? यहीं पर तीसरा कथन तस्वीर में आता है और वो भी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये रीजनल कनेक्टिविटी फंड क्या है? सरकार ने एक बहुत ही चालाक मॉडल बनाया है। जो बड़े और व्यस्त हवाई मार्ग हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु, चेन्नई, उन पर चलने वाली हर उड़ान पर एक छोटा सा शुल्क या लेवी लगाया जाता है। ओके। ये सारा पैसा RCF नाम के एक फंड में इकट्ठा होता है और इसी फंड से छोटे शहरों की उड़ानों को VGF के तौर पर सब्सिडी दी जाती है। वाह, तो ये एक तरह का क्रॉस सब्सिडी मॉडल है। मतलब दिल्ली से मुंबई जाने वाला एक यात्री अनजाने में दरभंगा या हुबली जाने वाले यात्री के टिकट का एक छोटा सा हिस्सा भर रहा है। बिल्कुल, ये उड़े देश का आम नागरिक के नारे को असल में साकार करता है। और अब आज के आखिरी सवाल पर आते हैं, जो विज्ञान और हमारी सेहत से जुड़ा है। बंगाल से खबर आई कि वहां निपाह वायरस के सिर्फ 2 मामले मिले। जी। और अच्छी बात यह है कि उनके संपर्क में आए सभी लोग नेगेटिव पाए गए। खबर राहत की है, लेकिन ये हमें इस खतरनाक वायरस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। सवाल है, निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक जूनोटिक वायरस है जिसके लिए फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ प्राकृतिक भंडार के रूप में काम करते हैं। दूसरा, निपाह वायरस का मानव से मानव संचरण संभव नहीं है। और तीसरा, वर्तमान में मनुष्यों में उपयोग के लिए निपाह वायरस के खिलाफ कोई लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है। पहला कथन बिल्कुल सही है। निपाह एक जूनोटिक वायरस है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। और इसकी नेचुरल होस्ट फ्रूट बैट है। जी, फल खाने वाले चमगादड़। ये चमगादड़ खुद बीमार हुए बिना इस वायरस को अपने अंदर लेकर घूमते हैं। और उनसे इंसानों में ये कैसे आता है? कई तरीकों से। जैसे अगर चमगादड़ किसी फल को जूठा कर दे और उसे कोई इंसान खा ले, या फिर ये वायरस चमगादड़ों से सूअरों में जाए और फिर उनसे इंसानों में। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है वो दूसरे कथन से जुड़ी है। और दूसरा कथन कहता है कि इसका इंसान से इंसान में संचरण संभव नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये एक ऐसी गलतफहमी है जो जानलेवा साबित हो सकती है। मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है? बिल्कुल होता है। ये संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ जैसे लार या खून के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। यही वजह है कि निपाह का केस आते ही स्वास्थ्य कर्मियों को PPE किट पहननी पड़ती है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग युद्ध स्तर पर की जाती है। ये जानना बहुत जरूरी है। इससे रोकथाम के तरीके पूरी तरह बदल जाते हैं। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं, ये जीवन बचाने वाली जानकारी है। बिल्कुल। और तीसरा कथन कि इसका कोई टीका या इलाज नहीं है। दुर्भाग्य से ये कथन भी सही है। WHO के अनुसार आज तक मनुष्यों के लिए निपाह के खिलाफ कोई लाइसेंस प्राप्त टीका या कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। तो इलाज कैसे होता है? इसका इलाज सिर्फ सपोर्टिव केयर पर आधारित है। मतलब मरीज के लक्षणों को कंट्रोल करना और उम्मीद करना कि उसका शरीर खुद इस वायरस से लड़ ले। ये बात तो और भी चौंकाने वाली है कि इतने खतरनाक वायरस का कोई टीका नहीं है। ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है, शायद क्योंकि इसके प्रकोप बहुत स्थानीय होते हैं और बड़ी दवा कंपनियों को इसमें व्यावसायिक फायदा नहीं दिखता। तो आज हमने देखा कि कैसे अखबार में छपी एक खबर के पीछे कितने सारे तार जुड़े होते हैं। कानूनी सहायता से लेकर भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं, जमीन के नीचे उगने वाली गाजर और चमगादड़ों में छिपे एक वायरस तक। बिल्कुल। और यहाँ बड़ा सबक यह है कि सिर्फ घटना को जानना काफी नहीं है, उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझना जरूरी है। बारिश की खबर पढ़ते हुए जेट स्ट्रीम का तंत्र दिमाग में आना चाहिए। और उड़ान की खबर पढ़ते हुए क्रॉस सब्सिडी का मॉडल समझ आना चाहिए। इसे ही क्रिटिकल रीडिंग कहते हैं, जो इन परीक्षाओं की असली मांग है। इन सभी सवालों में एक बात सामान्य थी, नीति, प्रकृति और विज्ञान का एक दूसरे पर निर्भर होना। आज की चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास की कौन सी छोटी सी खबर किसी बड़े नीतिगत या वैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़ी हो सकती है,
जिस पर हमारी नजर अब तक नहीं गई? एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।